हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। एक ही बात है। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, मगर कंजम्पशन कम बढ़ेगी। तो ये किस हिसाब से कहते हैं, चलो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय जेएम कीन्स, ठीक है जी, ये तो सबको पता है, which shows the relationship between aggregate consumption and aggregate income। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है ये एग्रीगेट कंजम्पशन और जो हमारी इनकम है उसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसको कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना भूल गया, ठीक है, अब कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, ये कहते हैं जब भी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। वही वाली बात कि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन तो बढ़ती है मगर कंजम्पशन कम बढ़ती है, जितनी इनकम बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ती। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कीन्स ने अपने वर्ड्स में क्या कहा है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, द साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is also increased, but not by so much। फिर से वही कहानी, इंग्लिश चेंज करके लिख दिया कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है मगर कम बढ़ती है। अब आ जाता है अजम्पशंस। इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे पहला, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। साइकोलॉजिकल मतलब उसके दिमाग में कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, उसके मतलब पसंद नापसंद में कोई चेंज ना आए, उसकी इनकम ना चेंज हो, वेल्थ ना चेंज हो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब ये है कि कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा, कोई फ्लड्स नहीं आ रहा, नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये लॉ सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही लगेगा जहां पे लेजिस फेयर होता है। लेजिस फेयर मतलब गवर्नमेंट दखल अंदाजी या इंटरफेयर नहीं करती इकोनॉमी में, इकोनॉमी को चलने देती है। तो बेसिकली प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ही ये लॉ काम करेगा। तो अब इसकी हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, लिखेंगे, फिर पूरी इंग्लिश में लिखेंगे दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। हमने इनकम लिख दी 0, 10, 20, 30, 40, इनकम को 10, 10 से बढ़ा दिया और कंजम्पशन को 4, 4 से बढ़ा दिया। तो ये तो साफ ही हो गया ना कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है 10 से और कंजम्पशन बढ़ रही है 4 से। ये चीज समझ आ गई। तो अब जब भी हमने कोई टेबल को मतलब बनाना है तो उसके साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे व्हेन द इनकम इज 0, इनकम 0 थी फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे 4, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, बट इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ रही है। बाहर से फालतू कुछ नहीं लिखेंगे, यही चीजें लिखेंगे टेबल में। नेक्स्ट आ जाता है इसका डायग्राम। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं लिखूं कंजम्पशन और यहाँ पे मैं लिखूं इनकम, ठीक है। तो ये कहता है कि इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ रही है, मगर कंजम्पशन कम रेट से बढ़ रही है तो कंजम्पशन ऐसे जाएगी। तो ये पॉइंट ए पॉइंट ले लो जिसपे कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है। तो इस पॉइंट से पहले पहले अगर हम देखें तो कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि कंजम्पशन ये कर्व है और सेविंग नीचे है तो सेविंग कम है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग्स। मतलब हम अपनी पुरानी सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं या कर्जा कुर्जा ले रहे हैं, ठीक है। मगर अगर इस एरिया को देखें, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेविंग्स। अब ये जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स का जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं गैप अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। ये जो सेविंग्स का जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये प्रॉब्लम का इशू है, क्योंकि अगर लोग ज्यादा सेव करने लग जाएंगे, कंजम्पशन गिरती रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी, तो इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन भी आ सकता है। तो चलिए इसको सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं कि गल्फ गैप, ठीक है, बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन टेंड्स टू वाइडन विद द इंक्रीज इन इनकम। इट शोज अ ग्रोइंग डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इससे पता लगता है कंजम्पशन तो कम है और जो डिमांड है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है माल की और डिमांड कम है। अगर इसी हिसाब से चलता रहा, द इकोनॉमी में रीच द सिचुएशन ऑफ लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो इकोनॉमी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप तक पहुंच सकती है अगर यही सिचुएशन रही। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल लॉ का पार्ट 2 करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम करेंगे प्रोपोजिशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है इसकी क्या प्रोपोजिशंस है। प्रोपोजिशंस मतलब ये कहना क्या चाहता है सिंपल वर्ड्स में। तो सबसे पहली बात ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कीन्स कि इंक्रीज्ड एग्रीगेट इनकम लीड्स टू इंक्रीज्ड एग्रीगेट कंजम्पशन बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट। सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी मगर स्मॉलर अमाउंट से बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। अगर इनकम 10% से बढ़ रही है तो
कंजम्पशन 10% से नहीं बढ़ेगी, चाहे 9.9% से बढ़े। वैसे तो इतनी नहीं बढ़ती, 6% 5% से बढ़ती है, इतनी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, पहली प्रोपोजिशन के इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी मगर कम बढ़ेगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है इसकी, इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। ये भी ऑब्वियस है कि जब भी इनकम इंक्रीज होगी या इनकम में कोई भी चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और सेविंग में भी चेंज आएगा। तो जो इंक्रीज इनकम है, बढ़ी हुई तनख्वाह है, वो किसके बीच में डिवाइड होगी, आप थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ा लोगे, थोड़ी सी सेविंग्स बढ़ा लोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम इज अनलाइकली लीड टू ईदर लेसर कंजम्पशन और लेसर सेविंग। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन गिरेगी, ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही सेविंग गिरेगी, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेंगी, ना कि गिरेंगी। समझ की बात। करने जा रहे हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। जब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो कि कहता है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन जो है कम बढ़ती है, जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम बढ़ती है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब अगर इसी थ्योरी के हिसाब से चलें तो आगे क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है उसको पता लगेगा। तो हर एक पॉइंट में इन्होंने ये बात तो कही है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है, इसी वजह से ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज एसेंशियल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम ज्यादा होता है और खर्चा कम होता है, तो गैप रह गया ना। वो गैप क्या हो गया, लोगों की सेविंग्स। ये सेविंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो लिखा हुआ है अदरवाइज डिमांड विल रिमेन डेफिशिएंट। अगर डिमांड की कमी होगी, इनकम ज्यादा है और डिमांड कम है मार्केट में, तो इससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी इकोनॉमी में, और अनएम्प्लॉयमेंट से फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप आ सकता है, और भी कई सिचुएशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि जितना भी डिमांड की कमी है, जितना लोग सेविंग्स कर रहे हैं, उतनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी कर दे ताकि इकोनॉमी लगातार अच्छे तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से वही बहाना इधर लगाया कि विद द इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, जब भी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज एज मच एज इनकम डज। जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन तो बढ़ेगी नहीं, कंजम्पशन तो कम बढ़ेगी। तो इसका इम्प्लीकेशन ये कि जो एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। देयर आर सम गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे रह जाएंगे इकोनॉमी में विच डू नॉट हैव अ बायर, उनका कोई खरीदार नहीं होगा। हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि माल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, और जब भी माल ज्यादा बनता है तो जब तक पुराना माल नहीं बिकता, फर्दर माल बनाना बंद कर देते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ये भी पॉइंट वहीं से निकल गया। तीसरा पॉइंट आ गया रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ। ये सेज लॉ को रिफ्यूट करता है। सेज लॉ क्या कहता था, भाई सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप ही हो जाएगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सेज लॉ की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू सेज लॉ क्या कहता था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई कर दो कि डिमांड अपने आप ही हो जाएगी, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 होती है। बट साइकोलॉजिकल लॉ कहता है कि 1 तो होती नहीं। 1 तो तब होएगी जब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब जो एमपीसी का फॉर्मूला है, दोनों बराबर होंगे तभी कट के 1 आएगा ना। मगर ये तो हमेशा केन्स कहता है कि कंजम्पशन में कम चेंज आता है और इनकम में ज्यादा चेंज आता है, मतलब आंसर 1 से हमेशा कम आता है। तो इसलिए सेज लॉ को रिफ्यूट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को एमईसी भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। इस पे भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है लोगों की इनकम बढ़ जाती है। सॉरी, इनकम के बढ़ने से लोग कंजम्पशन इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ाते। तो इन्होंने कहा कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन तो लोग कम बढ़ाएंगे। तो जब कंजम्पशन कम बढ़ाएंगे तो डिमांड गिर जाएगी या डिमांड कम होगी। ये जो डेफिशिएंसी है डिमांड की, डिमांड के कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अपना माल सेलें लगा लगा के बेचेगा, सस्ते दामों पे बेचेगा, ठीक है। और जो भी उसका माल नहीं बिका, वो आपको पता ही है सेल वगैरह लगा देते हैं, एंड सीजन सेल, ये सेल वो सेल करके माल बेचेगा, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो इस लॉ की वजह से हमें ये पता लग जाता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटीज हैं प्रोड्यूसर की, वो कैसे गिरती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन खड़ी होती है साइकोलॉजिकल लॉ में कि जब भी इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड
हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। अगर इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ी है मगर कम बढ़ी है, तो कंजम्पशन अगर कम हो रही है तो कंजम्पशन पहले से कम हो रही है तो एडी कर्व तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी और नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया ना। तो मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया, इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा कभी, मगर ये बीच बिचाले करूंगा तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिफोर रीचिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचे नहीं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, तो इट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू फॉल टू बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट अ लेवल लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट हो जाती है। मैं यहाँ तो लिखना भूल गया कि ये वाली जो कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, देयर आर टू रीजंस, दो रीजंस है इसके कि डिमांड क्यों गिरी। पहला, फॉल इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फॉल इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी तो इन्वेस्टमेंट तो कोई करेगा ही नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो सी के साथ साथ आई, ये दोनों के दोनों ही गिर जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज इन द सेम वे एज इनकम डज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती। तो जो एडी के दोनों मेन कंपोनेंट है सी और आई वो गिर गए, इसीलिए तो एडी कर्व नीचे शिफ्ट आ गई। नेक्स्ट आ जाता है ओवर सेविंग गैप। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई जो इसमें जो मान लो ये आपकी इनकम है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कंजम्पशन है, ये जो गैप है सेविंग का ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जितना गैप बढ़ता रहेगा इकोनॉमी में उतनी तबाही, डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होती रहेगी। तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स द ओवर सेविंग गैप फाउंड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। इन दीज इकोनॉमीज इनकम इंक्रीजेज रैपिडली, इनकम तो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। खर्चा कम है, आमदनी ज़्यादा है, तो सेविंग गोज ऑन इंक्रीजिंग विच लीड्स टू डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेविंग ज़्यादा हो जाएगी तो सेविंग जितनी बढ़ती जाएगी और कंजम्पशन जो है वो उतनी गिरती जाएगी, और इनकम बढ़ती जाएगी तो गैप बढ़ेगा, तो इसकी वजह से डिप्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीक्स एंड टर्व्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल्स में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हम ऊपर से शुरू करते हैं सबसे। व्हेन अ ट्रेड साइकिल रीच द हाईएस्ट लिमिट, जब बूम पीरियड चल रहा होता है, हाईएस्ट लिमिट, इनकम तो मैक्सिमम होती है बट कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड, कंजम्पशन गिर जाती है। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर गुड्स फॉल, तो हमारी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाती है, गिर के कहाँ पे आ जाती है, सबसे नीचे। एंड द ट्रेड साइकिल टेक्स अ डाउनवर्ड टर्न, नीचे गिर जाती है। व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट लेवल, जब डिप्रेशन पे पहुंच जाती है, इनकम फॉल्स कंसिडरेबली, इनकम तो गिर जाती है, बट पीपल ट्राई देयर बेस्ट टू मेंटेन देयर प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग सोचते हैं कि कम से कम पुराना जो जी रहे थे उस हिसाब से तो जिए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा नहीं गिरता है जितनी इनकम गिर जाती है। तो कंजम्पशन, ये भी लॉ है कि भाई इनकम गिरती है तो कंजम्पशन कम गिरती है। हेंस हम ये कह सकते हैं डिमांड कैन नॉट फॉल बियॉन्ड अ मिनिमम लेवल, जो मिनिमम नीड्स हैं वो तो पूरी करनी है। हेंस ट्रेड साइकिल वंस अगेन टेक्स अपवर्ड टर्न, तो जो पहले नीचे गिरी हुई थी अब फिर से वो ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है सेकुलर स्टेग्नेशन। सेकुलर स्टेग्नेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये तो सबको पता है कि भाई इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम पड़ती है। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सेविंग लगातार बढ़ रही है। अ टाइम कम्स व्हेन एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। जब सेविंग ही बढ़ी जा रही है तो डिमांड ही नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। वेयर देर इज नो इन्वेस्टमेंट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी मेंटेन। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम सेकुलर स्टेग्नेशन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन। तो अब ये सारा का सारा पंगा पड़ता है कि भाई इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, सेविंग्स बहुत ज्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई में गैप है ये सरकार इंटरफेयर करके इसको बैलेंस कर सकती है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, सेल्फ एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। इकोनॉमी अपने आप को खुद एडजस्ट नहीं करेगी, जैसे सेज लॉ कहता था या फिर क्लासिकल थ्योरी कहती थी, वैसे एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर एडजस्टमेंट होती तो 1930s में डिप्रेशन क्यों आता? तो स्टेट इंटरवेंशन बिकम्स इनएविटेबल। गवर्नमेंट को या स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालना है, या कुछ ज्यादा ही मार्केट में पैसा है तो भी इंटरफेयर करना पड़ेगा ताकि पैसा नॉर्मल आ जाए। तो दोनों तरफ से उसका फायदा होगा। ठीक है, बूम है तो भी अनसर्टेनिटी है, और अगर डिप्रेशन है तो भी अनसर्टेनिटी है। तो स्टेट इंटरवेंशन दोनों सिचुएशंस में जरूरी होता है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमपीसीज मोर इन अंडर डेवलप कंट्रीज। ये कहता है अंडर डेवलप कंट्रीज में तनख्वाह कम होती है और तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा लोग खर्च करते हैं, एमपीसी ज्यादा होती है। ठीक है, सो
द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दोज कंट्रीज आर ऑल्सो न्यूमरस। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में लोगों की इनकम हल्की सी बढ़ती है, तो कंजम्पशन वो काफ़ी हद तक बराबर तो नहीं करते मगर उससे थोड़ी सी कम करते हैं। अगर 90% भी खर्च करने लगे तो उन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है ना। इसीलिए तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियां वो अंडर डेवलप कंट्रीज में आके अपने बर्गर के पॉइंट खोल रही हैं, कोई फैशन पॉइंट खोल रही हैं, कोई कपड़ा बेच रही हैं, कोई मोबाइल बेच रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अंडर डेवलप कंट्रीज में लोग अपनी शेखी मारने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।